नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर दोस्तों सामान्य हिंदी का सेट नंबर 10 आ चुका है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, समय वेस्ट नहीं करेंगे। हर एक एग्जाम जहाँ पर दोस्तों हिंदी पूछा जाता है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए 9 सेट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ब्रज जो है हिंदी की किस जो है उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आता है? ब्रज भाषा आता है दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा आता है? एक तो ब्रज आता है, उसके बाद दोस्तों कन्नौजी आता है। कौन आता है? कन्नौजी आता है। उसके बाद क्या आता है? बुंदेली आता है। कौन आता है? बुंदेली आता है। फिर खड़ी बोली आता है। कौन? खड़ी बोली आता है। ठीक है, और हरियाणवी आता है, वांगरू आता है। ठीक है, याद रखिए हरियाणवी। ठीक है, साथ ही साथ अगर पूछ दिया जाए पूर्वी, पूर्वी जो हिंदी है इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो देखिए अवधी आता है, ठीक है, बघेली आता है और छत्तीसगढ़ी आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी आता है। तो याद रखिएगा ये तीनों। तो यहां पर राइट आंसर ब्रज का पूछा था, तो ब्रज मैंने आपको बताया पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। सब मैंने लगभग यहां पर बता दिया है। नेक्स्ट देखिए यहां पर इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी के से संबंध नहीं है? नहीं वाला पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो है मगही, भोजपुरी और दोस्तों मैथिली, ये सभी बिहारी हिंदी के अंतर्गत ही है। लेकिन अवधी, अवध दोस्तों, ये दोस्तों जो है अगर बात किया जाए तो जो है अवधी किसका? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। किसके? पूर्वी हिंदी। अभी मैंने बात किया पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है और यूपी के क्षेत्र का ये है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, भोजपुरी, मैथिली आता है, अवधी नहीं आता है। तो नहीं वाला ही पूछा था, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जहां उपमेय में प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां अलंकार होगा। पूछा जा रहा आपसे प्रतिषेध यानी दोस्तों प्रबल रूप से दोस्तों कल्पित करके देखा जाता है। जहां पर उपमेय में उपमान को प्रबल रूप से दोस्तों कल्पित कर देखा जाता है वहां क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। याद रखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार यहां पर होता है। मनहु, मनहु, जनहु ऐसे पकड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। कौन करता है उत्पन्न? दोस्तों भाषा में अगर बात करेंगे तो जो सौंदर्य की बात आएगा जब भी, तो अलंकार कहा जाता है। ठीक है, आभूषण कहते हैं, अलंकार कहते हैं, सौंदर्य कहते हैं। याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है? भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करने वाला जो तत्व है वो कहलाता है अलंकार। इसके तीन भेद होते हैं। याद रखिएगा अलंकार के कितने होते हैं? तीन भेद। एक तो शब्द, दूसरा एक आपका अर्थ, माने शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार। याद रखिएगा, ठीक है, अर्था शब्दा, और तीसरा आपका है उभया। ठीक है, तो तीन प्रकार है। बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहां पर मुखचंद दिया हुआ है। मुखचंद्र शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? मुखचंद्र में दोस्तों जो है यहां पर ऑप्शंस में से बात करेंगे तो कर्मधारय समास है। इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चंद्र रूपी मुख, चंद्र रूपी मुख, मुख चंद्र का अगर विग्रह करेंगे तो यही होगा। ठीक है, कर्मधारय समास में दोस्तों पहला जो शब्द है विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? विशेषण और दूसरा क्या होता है? विशेष्य होता है। याद रखिएगा कर्मधारय समास यहाँ पर आ जाएगा। क्वालिटीज की बात करता है, पता चल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, अत्युक्ति शब्द में कौन सी संधि है? जो है अत्युक्ति शब्द में जो है आपका संधि होगा। देखिए इसका जब तोड़ेंगे तो होगा अति, एक तो आधा त है तो पता चल जा रहा है, ऐसे यण संधि है। मैंने ट्रिक आपको बता रखा है संधि वाले में। अति धन उक्ति क्या होगा? अति धन उक्ति दोस्तों जो है मतलब ई प्लस उ। ठीक है, इसमें यण संधि होगा। याद रखिएगा ट्रिक मैंने बता रखा है, आधा रहता है वहां से पकड़ा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे धनुष्टंकार। यहां पर जो है जो धनुष्टंकार है इसमें आपसे संधि पूछा जा रहा है, कौन सी संधि है? तो धनुष्टंकार में दोस्तों जो है विसर्ग संधि होगा। इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो क्या हो जाए आपका? धनुष्टंकार में जैसे आपका निसंतान होता है ना, तो ये क्या हो जाए? जहां भी श वाला ये आता है, जैसे आपके निसंतान में क्या होता है? नी होता है प्लस संतान होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका जो है ये इसको लिख देते हैं ऐसे, निसंतान बोलते हैं। ठीक है, सॉरी,
निसंतान। ऐसे ही दोस्तों धनुष टंकार है तो इसमें धनु उसी प्रकार से आपका हो जाएगा, यानी यहाँ पर विसर्ग लगेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे आप और भी देखे होंगे नी प्लस तेज आपका निस्तेज हो जाता है ऐसे ही। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, ये जो वाक्य है इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? उचित विराम चिन्ह दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर एक खाली स्थान है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है रामू जो है एक बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई में आपका विराम चिन्ह कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर दोस्तों अगर बात करेंगे तो अल्प विराम यहाँ पर छूट गया है, ठीक है, अल्प विराम यहाँ पर छूट गया है दोस्तों। रामू और है जो आपका यहाँ पर दोस्तों जो है इसके बाद क्या होना चाहिए था? अल्प विराम होना चाहिए था। यहाँ पर कॉमा को अल्प विराम कहते हैं। लाघव बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो गोली रहता है। नेक्स्ट देखिए विराम चिन्ह वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने कई विराम चिन्ह आपको बता रखे हैं। चूहा बिल से बाहर निकला में दोस्तों जो है कारक पूछा जा रहा है, तो दोस्तों बाहर निकला, देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है अगर बात करेंगे तो ये दोस्तों जो है अलगाव की जो है भावना प्रकट हो रही है, अलग होने की। तो मैंने आपको बताया था बिल से बाहर निकल गया तो से यहाँ पर लगा हुआ है, संबंध कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप दोस्तों जो है क्या मतलब ऐसा रहेगा कुछ अलगाव होगा, जब अलगाव होगा तो क्या होता है? अपादान होता है, याद रखिएगा। बिल से बाहर निकल गया यानी इससे बाहर जाने का मतलब बिल ये है तो बाहर आ गया ना, तो इससे ये अलग होगा, बिल से क्या हो गया? अलग हो गया। जहां अलगाव रहेगा अपादान हो जाएगा, ठीक है। उसका जो है सेंस समझने का जब प्रयास करेंगे तो उत्तर सही देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल पूछा जा रहा है। देखिए एक तो ये है यानी आपका वर्तमान काल है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों पढ़ चुका यानी काम खत्म हो गया, तो पूर्ण वर्तमान जहाँ दिया होगा उसको आप कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान, ठीक है। पढ़ी है मतलब कि काम जो है प्रेजेंट में ही हुआ है लेकिन कंप्लीट हो गया है, तो पूर्णता का यहाँ पर बोध हो रहा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे राम खाता होगा, यहाँ पर होगा है यानी दोस्तों अगर बात करेंगे पता नहीं है खाता होगा, हो सकता है खा लिया हो, तो दोस्तों इसमें ये खाता होगा मतलब बता रहा है आपका कि अभी के जो बात है मैंने वर्तमान की बात कर रहा है कि राम खाता होगा, तो दोस्तों वर्तमान का एक तो बात ये निकल गया, लेकिन दोस्तों इस संदेह प्रकट कर रहा है तो संदिग्ध वर्तमान काल आपका हो जाएगा। ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कंफर्म नहीं है, संदेह दोस्तों जो है यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बादल घिर आए और बारिश होने लगी, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य पूछा जा रहा है। रचना की दृष्टि से देखिए ये दो है जुड़ा हुआ है आपका संयुक्त वाक्य, ये है क्या है? संयुक्त वाक्य है रचना की दृष्टि से, ठीक है। और से जुड़ा होता है, किसी चीज से वो जुड़ा होता है। यहाँ पर दो शब्द है देखिए और आश्रित रहता है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर मतलब सॉरी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य ये है एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करेंगे चूड़ियाँ अच्छी थी, यहाँ पर दोस्तों में जो थी है कौन सी क्रिया पूछा जा रहा है? में थी, तो दोस्तों चूड़ियाँ अच्छी थी में जो थी है वो है आपका योजक क्रिया, क्या है? योजक क्रिया दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। उर्वशी, उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, याद रखिएगा। इनकी और रचनाएं जो कि एग्जाम में बहुत बार आता है, याद रखिएगा। रश्मि रति जो कि बहुत बार आ चुका है, हारे को हरिनाम, ठीक है। इनके प्रमुख दोस्तों ये काव्य संग्रह हैं, रामधारी सिंह दिनकर याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो इसका केंद्रीय हिंदी जो संस्थान का मुख्यालय है वो आपका दोस्तों यूपी में आगरा में है। कहाँ है? आगरा में, याद रखिएगा, लखनऊ नहीं होगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना उच्च जो है शिक्षा विभाग जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1961 में हुई थी, जो एक स्वायत्त संगठन या संस्था है। नेक्स्ट देखिए सहयोगी का सर्वथा जो है उपयुक्त विपरीतार्थक पूछा जा रहा है, विलोम पूछा जा रहा है सहयोगी का, तो सहयोगी का दोस्तों जो है आपका हो जाएगा प्रतियोगी, प्रतियोगी परीक्षा होता है ना तो प्रतियोगी, ठीक है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुकूल का प्रतिकूल होता है, ये सब ऐसे ही याद रखिएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट आपका शाखा मृग। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। शाखा मृग शब्द का जो पर्यायवाची होता है ये दोस्तों जो है आपके जो है बंदर के, वानर के हैं, ठीक है। तो इसके दोस्तों आपका वानर यहाँ पर दिया हुआ, बी राइट आंसर हो जाएगा। शाखा मृग मतलब शाखा मतलब पेड़ और मृग मतलब हिरण, तो शाखा का हिरण कौन है, ऐसे याद रखिएगा वानर। वानर के लिए दोस्तों यूज किया जाता है। इसके और भी पर्यायवाची हैं जिससे आप याद रखिएगा, क्या नाम है, मरकट, क्या नाम है, मरकट, कपी, उसके बाद कीश, उसके बाद बंदर, हरी भी, हरी तो कई चीज़ों को कहा जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब दोस्तों जो है इनके पर्यायवाची हैं। कुछ और भी हिरण के लिख लीजिए, हो सकता है एक एग्जाम में आ जाता है। एक तो मृग, ठीक है, दूसरा आपका कुरंग, कुरंग है, एक सारंग, एक सारंग है। तोता का लिख लीजिए शुक, शुक पक्षी कहते हैं ना, शुक। कीर, ये कीर है, शुक, कीर। सुग्गा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सुग्गा कहते हैं। भौरा का याद रखिए, अली, अली बहुत बार आता है ना, तो अली याद रखेंगे। अली किसका है, भौरा का। फिर आपका षटपद, षटपद याद रखिएगा, षटपद भी कहते हैं, मधुकर कहते हैं। ये सब इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये सब आ चुका है। मिलिंद कहते हैं, क्या कहते हैं, मिलिंद कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पर पूछा था जो शाखा मृग, तो वानर का, बंदर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का दोस्तों उदाहरण है। देखिए 3 प्रकार के वाच्य हैं, कृत मतलब कर्ता प्रधानता रहेगा, कर्म और भाव। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसमें से आपको कर्म वाच्य का उदाहरण बताना है। तो देखिए यहाँ पर जिसमें जिसकी प्रधानता होगी, कर्ता की होगी तो आपका कृतवाच्य हो जाएगा, कर्म की होगी तो यहाँ पर कर्म वाच्य हो जाएगा, भाव की प्रधानता होगी तो भाव। तो लेकिन पूछा जा रहा है आपसे कर्म का, और ऑप्शंस ऐसे दिए हैं जैसे देखिए शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। तो ये जब भी मैंने आपको ऐसे बताया था कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, ऐसे करके आपका दिया हुआ, यहाँ पर बिंदी छूट गया है, तो जब भी ऐसा दिया हुआ हो तो समझ जाइएगा कि वो भाववाच्य की तरह है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जाए कर्मवाच्य का, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। अब मैं बताता हूँ इससे क्यों ये होगा। जो कर्मवाच्य का उदाहरण ए वाला है, क्योंकि इसमें दोस्तों जो है पढ़ा भी नहीं जाता, ये कर्म जो पुस्तक है जो इस वाक्य में नहीं है, पुस्तक जो कर्म है वो नहीं है, इसी के अनुरूप है दोस्तों। और अगर बात करेंगे क्रिया का जो उद्देश्य है, ये भी जो है कर्म यानी पुस्तक है। क्रिया का जो उद्देश्य, पढ़ेंगे क्या, क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्या आपका दोस्तों, पुस्तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पर देखिए शीला से हंसा भी नहीं देता, क्या हंसें, कुछ यहाँ पर ऐसा चीज़ है क्या, हंसने के लिए कुछ प्रोडक्ट थोड़ी चाहिए, चला नहीं जाता इसके लिए कुछ चाहिए, हिला भी नहीं जाता इसके लिए कुछ चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको जो है, ठीक है, पुस्तक चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है श्वेत और स्वेद का अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। देखिए ये श्वेत जो है ना, इसके मतलब आपका होता है सफ़ेद, उजला, ठीक है। धवल भी कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, ये भी आप लिख लीजिए, हो सके तो एग्जाम में आ जाए। इसको कहते हैं सफ़ेद, उजला, धवल, शुभ्र, उज्जवल। ये आधा आधा जो है ये बहुत बार लिखने के लिए आता है एग्जाम में, ठीक है। और स्वेद का जो अर्थ होता है वो होता है पसीना, पसीना होता है, इसी से अंग्रेजी में स्वेट बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका सफ़ेद और पसीना दिया हुआ ऑप्शन बी में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही लगाव है। पूछा जा रहा आपसे प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही लगाव, मतलब यहाँ पर मूल शब्द दिया होगा। देखिए प्रामाणिक में प्रमाण है पहले, तो प्रमाण यहाँ पर दिया है प्रमाण, और इक लगा हुआ है इसमें प्रत्यय, ठीक है, यही पूछ रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए रात को अचानक वर्षा होने लगी में, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। पूछा जा रहा आपसे रात में अचानक वर्षा होने लगी, तो इसमें बात करेंगे तो रीतिवाचक है, क्या है, रीतिवाचक है। कैसे इसको पकड़ते हैं, तो आपका क्रिया विशेषण पूछा जा रहा है,
क्रिया की विशेषता पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो है जो रीतिवाचक होता है इसमें दोस्तों जो है क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का ढंग या रीति का पता चलता है, तो वहाँ पर रीतिवाचक हो जाता है उसके ढंग का। ठीक है, तो यहाँ पर अचानक वर्षा होने लगी बताया जा रहा है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी की। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है अग्र, अवृत्ताकार और सवृत्त स्वर ध्वनि है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हिंदी का अग्र, अवृत्ताकार और संवृत्त स्वर ध्वनि कौन सी है। तो इसमें दोस्तों सब आ जाता है, ई जो है छोटी वाली दी हुई है ई, यही इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ई छोटी वाली याद रखिएगा, अग्र है, अवृत्ताकार है और संवृत्त है। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से कौन जो है व्यंजन अल्प प्राण है। अल्प प्राण महाप्राण मैंने आपको अच्छे से बता रखा है वर्णमाला के चैप्टर में। ठीक है, अल्प प्राण मतलब उसको सांस लेने में कम समय लगेगा और तुरंत बोल देंगे। जैसे आपका क बोल दिया, ग बोल दिया, च बोल दिया, छ में थोड़ा सा लग रहा है, ज बोल दिया, ज तुरंत हो जाएगा। झ जब बोलेंगे, ख जब बोलेंगे तो महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, घ जब बोलेंगे तो महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आपको लेना पड़े। तो देखिए च पहला और तीसरा जब बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण है। दूसरा, चौथा, ये सब आपका क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। तो स्पर्श संघर्षी दोस्तों जो होती हैं उनको पकड़ने के लिए आपको होता है च, छ, ज, झ, ये सब क्या है, स्पर्श संघर्षी है, मतलब रगड़ा हो रहा है। ठीक है, इनका जो क्या कहते हैं मतलब उच्चारण में, तो च, छ, ज, झ क्या है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनका जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य होता है, तलवा मतलब तालु होता है, सॉरी तलवा बोलूँ मैं, तालु होता है। ठीक है, तालव्य। ठीक है, और ये संख्या में 4 होते हैं, मतलब छ, ज। और बात किया जाए जो क ख ग है, ये क्या है, मतलब क ख ग जो है कंठ से आता है, मतलब ये वाला आपका क्या है, कंठ है। कई बार मैंने ये उच्चारण स्थान में आपको बता रखा है। और ट ठ ड क्या है, ये आपका दोस्तों मूर्धा में आता है। जैसे कि ये ट ठ ड पकड़ने का जो तरीका है, मूर्धा मतलब जीव अब फोल्ड हो जाता है। और ऑप्शंस में आपका जो प फ ब दिया है, ये क्या है, ये आपका ओष्ठ है, ओठ से ये उच्चारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है खरी मंजूरी, यहाँ पर बहुत लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खरी जो है मजूरी चोखा काम, यहाँ पर बताइएगा खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो है पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। तो पूछा जा रहा है खरी मजूरी मतलब कि जो पूरा मतलब अच्छा मजदूरी अगर देंगे तो चोखा काम मतलब बढ़िया काम होगा। तो लोग मजदूरी की परवाह तो ये तो होगा नहीं, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। बी यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये सेट नंबर आपका 10 था। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।